Okay, once again, good afternoon, all of you. In the OBG portion, in the previous class, we discussing about the newborn assessment and the care. The next one, we are also discussing about the unit number 11, about the high risk newborn care. Today we continue with the same, the topic of the 11th unit, the level of care in the NICU. ठीक है, तो लेवल ऑफ केयर NICU के अंदर इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको यदि एडमिट किया जाता है तो उसके जो केयर का जो लेवल किस टाइप का रहेगा, इस लेवल के अंदर उसका जो केयर होगा वो उसके अंदर अप्लाइड किया जाएगा. तो NICU के अंदर किस तरह की जो केयर होती है न्यूबॉर्न बेबी की, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. Okay, let's the introduction phase regarding the NICU. ठीक है, the neonatal intensive care unit means NICU stands for the neonatal intensive care unit. ठीक है, is a specialized unit, मतलब ये एक टाइप का एक स्पेशलाइज्ड वार्ड या फिर एक स्पेशलाइज्ड जो यूनिट होती है where the critically ill neonates, मतलब जो बहुत ही सीवियर टाइप जो बहुत ही डेंजरियस वाली जो कंडीशन के अंदर जो क्रिटिकली इल जो चिल्ड्रंस होते हैं केयर, वहां पे उनकी जो केयर होती है वो या फिर जो केयर फैसिलिटी होती है वो उसके अंदर सर्विसेज हॉस्पिटल की दी जाती है. ठीक है, फॉर टू रिड्यूस द मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टिलिटी, मतलब मॉर्बिडिटी का मतलब रहेगा कि उनका जो सिकनेस का मतलब जो इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उनका जो डिजीज रेट होता है उसको कम करने के लिए, इसके अलावा द मोर्टिलिटी रेट मतलब उनका जो डेथ रेशियो होता है न्यूबॉर्न का वो उनको कम करने के लिए जो सर्विसेज होती है वो दी जाती है. ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारे ऐसे जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे जो हेल्थ से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज या फिर जो डिजीज कंडीशंस उनको न्यूबॉर्न बेबी के अंदर प्रेजेंट रहती है. ठीक है, वो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है या फिर जो कंजनाइटल प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है या फिर जो अदर जो उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं हुआ है तो इन सब कंडीशन की वजह से क्या होता है कि न्यूबॉर्न होता है वो जन्म लेते ही उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसके अंदर डेथ का रेशियो बढ़ जाता है या फिर उसको डिजीज का रेशियो. ठीक है, तो मॉर्बिडिटी का मतलब होगा कि उनका जो डिजीज रेट होगा वो एक कम करना और दूसरी तरफ उनका जो डेथ होने का रेशियो है वो भी कम करना. तो इस NICU के अंदर ये सर्विसेज होती है वो एप्लीकेबल की जाती है. ठीक है, और इससे जो अफेक्टिव तरीके से केयर दी जाएगी NICU के अंदर जिससे कि बेबी का जो हेल्थ होगा वो उसके अंदर बैलेंस मतलब जो मेंटेनेंस अच्छी तरीके से हो सकता है. ठीक है, तो ये रहेगा अबाउट द NICU की सर्विसेज. The next one, the criteria for the NICU care. ठीक है, तो न्यूनेटल जो इंटेंसिव केयर यूनिट वाला जो पार्ट होता है इसके अंदर किस तरह की सर्विसेज होती है वो न्यूनेट्स के अंदर दी जाएगी जिसके अंदर जो NICU के अंदर उसको रखा जाएगा. ठीक है, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो ये फॉलोइंग कंडीशंस रहती है. ठीक है, यदि ये जो कंडीशंस उसके अंदर रहेगी तो उसके अंदर उसको NICU के अंदर उसको एडमिट किया जाएगा. ठीक है, तो यदि लो बर्थ वेट चाइल्ड मतलब जो LBW जो चाइल्ड रहेगा तो उसके अंदर भी उसको NICU के अंदर उसको एडमिट किया जाएगा. लार्ज फॉर द एज चिल्ड्रन. ठीक है, मतलब जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है उससे उसका ग्रोथ है वो बहुत ही ओवर टाइम के अंदर मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर जो वेट उसका हो रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड का अकॉर्डिंग तो वो बेबी होगा वो प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के अंदर बहुत ही लार्ज साइज का है तो उस समय भी उसको उसकी डिमांड होगी बहुत ज्यादा होगी तो इसी के अंदर उसको NICU के अंदर उसको रखा जाता है. ठीक है, बर्थ एस्फेक्सिया मतलब उसका जो रेस्पिरेशन का फंक्शन मेंटेनेंस उसका जो इनिशिएशन उसके अंदर नहीं हो पाता तो उसके अंदर भी उसको ऑक्सीजन सर्विसेज वगैरह रिससिटेशन प्रोसेस वगैरह उसके अंदर करवाया जाएगा. सीवियर जॉन्डिस वाली कंडीशन मतलब उसका जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम उसके अंदर रहता है, लीवर अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है तो उसके अंदर भी उसको जो NICU के अंदर सर्विसेज वगैरह दी जाएगी. फोटोथेरेपी या फिर जो वार्मर जो रेडिएंट वार्मर वगैरह रहेगा. ठीक है, तो उसके अंदर उसको रखा जाएगा और ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस भी किया जा सकता है. बेबी ऑफ द डायबिटिक मदर. ठीक है, तो डायबिटिक मदर वाला जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ठीक है तो वो उसके अंदर इंसुलिन का प्रॉब्लम. ठीक है, तो उसके अंदर वो मेटाबॉलिज्म जो केयर वगैरह रहेगी वो भी उसके अंदर NICU के अंदर उसको दे सकते हैं.
नियोनेटल कन्वर्जन, ठीक है। तो नियोनेटल न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके अंदर एपिलेप्सी मतलब उसको जो सीजर्स वगैरह आने वाली जो कंडीशंस रहती है तो उसके अंदर उसकी सेफ्टी को मेंटेनेंस किया जाएगा, या फिर जो ब्रेन की जो मैच्योरेशन वगैरह उससे रिलेटेड जो ट्रीटमेंट वगैरह होगा वो उसके अंदर वहां पे एमएसयू के अंदर अच्छी तरह से उसको दिया जाता है। द एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका जो प्यूरिफाई करके उसका वापस जितना बाहर निकाला जाता है उतना वापस उसको प्यूरिफाई करके वापस तो डायलिसिस के जैसा जो प्रोसेस है जो न्यूबॉर्न के अंदर डाल देगा वो रहेगा तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इस प्रोसेस के अंदर भी हम उसको प्रोवाइड करवाते हैं एनआईसीयू के अंदर इमीडिएट आफ्टर द सर्जरी। किसी सर्जरी के बाद में इमीडिएटली उसके जो हीलिंग प्रोसेस अच्छे से हो सके, या फिर बेबी होता है उसको कोमा मतलब जो एनेस्थीसिया दिया गया बेहोशी की हालत के अंदर है तो उसको भी हम जो एनआईसीयू के अंदर उसको एडमिट करवाते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इफ द चिल्ड्रन इज हैविंग एनी कंजेनाइटल डिफेक्ट रिगार्डिंग द लंग्स हार्ट एंड द ब्रेन, ठीक है। मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी होगा तो इसको यदि वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि लंग्स हार्ट या फिर जो ब्रेन से रिलेटेड कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, सीवियर टाइप की, तो उसके अंदर भी उसको जो एनआईसीयू के अंदर उसको केयर वगैरह दी जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द चाइल्ड ऑन द ऑक्सीजन थेरेपी एंड द पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब जो इंडिविजुअल बेबी होता है वो यदि फूड होता है वो सेल्फ माउथ के द्वारा नहीं ले सकता है, फीडिंग अच्छे से नहीं होता है तो उसको पेरेंटल मतलब किसी और रूट के द्वारा यदि उसको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा यदि उसको फीडिंग करवाई जाती है, या फिर जो वेंटिलेटर के ऊपर या फिर ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो उसको भी एनआईसीयू के अंदर सर्विसेज वगैरह रहेगी वो हम एप्लीकेबल करवाते हैं, ठीक है। The next, if the child having the severe illness and the chronic disease, मतलब उसको कुछ डेंजरस ऐसी कोई बीमारी वगैरह होता है जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर वाली कंडीशन, HIV वाली कंडीशन, एंसेफेलाइटिस कंडीशन, मेनिंजाइटिस कंडीशन, ठीक है, और जो शॉक वाली कंडीशन उसको रहती है, करंट वगैरह लग गया तो ये सब के अंदर भी उसको इमरजेंसी के लिए उसको एनआईसीयू के अंदर उसको रखा जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट सीवियर एक्सीडेंटल इंजरी, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न में भी होता है तो वो जन्म के टाइम पे उसको कोई यदि इंजरी वगैरह हो जाती है यानी एक्सीडेंटल जो इंस्ट्रूमेंटल इंजरी हो जाती है या फिर अदर इस टाइप की जो पेल्विक के अंदर डिलीवरी के टाइम के अंदर वो कोई पेल्विक के जो साइज कम ज्यादा होने की वजह से उसको सीन के ऊपर चोट लग जाती है वो, इसके अलावा उसका जो प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं होता उसका फ्रैक्चर कंडीशन वगैरह वो यदि अराइज हो जाते हैं तो इन सब कंडीशन के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाती है तो वो उनके अंदर एनआईसीयू के अंदर उसको सर्विसेज वगैरह दी जाएगी, ठीक है। तो ये सब जो क्राइटेरिया रहेगा इन सब रीजंस की वजह से न्यूबॉर्न बेबी को हम जो एनआईसीयू के अंदर सर्विसेज उसके अंदर दे सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी कंडीशंस रहेगी वो यदि नॉर्मल वे के अंदर इजीली हैंडलिंग नहीं की जाती, ठीक है। तो इजीली हैंडलिंग नहीं की जाती तो इसके लिए हमको क्रिटिकल मतलब उसको शार्प माइंड तरीके से अफेक्टिव तरीके से हमको ट्रीट करना पड़ेगा बेबी को, ठीक है। जिससे उससे क्या होगा उसका डिजीज का रेट होगा वो कम हो सकता है और इसके ऑन द स्पॉट जो बेबी की डेथ होती है वो भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा एनआईसीयू का क्राइटेरिया और इसका इंट्रोडक्शन फेज। ओके, द नेक्स्ट वन द एम्स ऑफ द केयर इन द एनआईसीयू, ठीक है। मीन्स जो न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं तो उनको जो एनआईसीयू के अंदर केयर देने से क्या उसका मतलब जो गोल क्यों है, मतलब किस गोल को अचीव करने के लिए जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको हम एनआईसीयू के अंदर रख दे, ठीक है। मतलब उसका किस पर्पस की वजह से, ठीक है, हमें उसके अंदर रखने का रीजन क्या है, ठीक है। उसको नॉर्मल वार्ड के अंदर क्यों नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो एनआईसीयू के अंदर रखने का रीजन इसका क्या रहेगा, ठीक है। तो इन फॉलोइंग रीजंस की वजह से तो ये फॉलोइंग क्राइटेरिया होता है वो एनआईसीयू के अंदर वो परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। As to improve the condition of the critically ill newborn, ठीक है। मीन्स जो क्रिटिकल इल्स मतलब बहुत ही जो डेंजरस वाले या फिर जो बहुत ही सीवियर टाइप के जो क्रिटिकल इल वाली जो कंडीशंस होती है चिल्ड्रंस के तो उनके ऊपर ज्यादा फोकस करने का होता है तो ज्यादा फोकस है वो एनआईसीयू के अंदर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। द नेक्स्ट और जो क्रिटिकल इल जो पर्सन होता है उनके लिए जो स्पेसिफिक डिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि सारे जो एक साथ यदि रहेंगे तो स्पेसिफिक उनके तो डिवीजन नहीं होगा कि कौन सा माइल्ड लेवल का है कौन सा मॉडरेट लेवल का है, ठीक है।
तो ये सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा है, तो उसको ज्यादा पहले अटेंड किया जाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ही सीवियर होती है, तो उसको पहले अटेंड किया है। दूसरा वो माइल्ड लेवल का रहेगा, तो वो थोड़ा बहुत जो सफर कर सकता है, ठीक है, अपना लाइफ टाइम वो स्पेंड कर सकता है। बट इससे ऑपोजिट यदि वो सीवियर स्टेज वाला कंडीशन का जो पर्सन रहेगा, वो जो जल्दी से उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए उसका डिवीजन करना जरूरी है। Providing a platform for the healthcare personnel as in service learning, ठीक है, और ये एक टाइम से वो एक जरिया भी होता है, मतलब एक तरीके से वो एक रास्ता भी होता है, जिससे वो इंडिविजुअल जो हेल्थ केयर मेंबर्स होते हैं वो उस हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विस के साथ साथ में कुछ नया भी सर्विसेज सीख सकते हैं, कोई भी लर्निंग भी वो कर सकते हैं, ठीक है। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब सर्विस में रहते हुए कुछ नया प्रैक्टिस करना, कुछ नया लर्न करना, ठीक है, तो वो सर्विसेज रहेगी, वो भी एनएसयू के अंदर वो सीख सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली ऐसा होगा, नॉर्मल वार्ड के अंदर नॉर्मल जो कॉमन जो प्रोसीजर्स होता है वही एप्लीकेबल कर सकता है, ठीक है। बट एनएसयू के अंदर बहुत ही टिपिकल टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो यूनिक जो प्रोसेसर्स होते हैं वो एप्लीकेबल सीखने के लिए वो जो उसके अंदर बेनिफिशियल रहते हैं, ठीक है। Then next, maintain the body proper functioning, ठीक है, और इससे इंडिविजुअल पर्सन का फोकस रहेगा, जिससे उसकी बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शनिंग कर सकती है और उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। To measure any deficit factor, early regulate and the control, ठीक है, और एनएसयू के अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन है रखा जाएगा, तो इससे क्या होगा कि उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है, जल्दी से उसको पता लगाया जाएगा और उसको कैसे मैनेज करना वो भी तरीका हमारे पास में रहेगा, ठीक है। तो सारी फैसिलिटी हमारे पास रहेगी, तो कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, उनको अर्ली मतलब जल्दी से उसको हाई स्टेज के अंदर रिस्क के अंदर जाने से पहले उसका जो कंट्रोल होता है वो कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्रिटिकल असेसमेंट, मतलब बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन, मतलब अच्छी तरह से हमको पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन करना है, बहुत ही अच्छी तरह से उसका ऑब्जर्वेशन हम करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर कुछ डेंजर साइन, ठीक है, मतलब उनको बहुत ही जो डेंजरियस कुछ जो लक्षण होता है, उसके कुछ जो डेंजरस जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जिससे वो बहुत ही सीवियरिटी को उसको शो करता है, तो उनको हमको पता लगा सकते हैं, ठीक है। एंड फाइंडिंग द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है, और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये कंडीशन है उस बच्चे के अंदर, इसका रीजन क्या हो सकता है, फिर किस तरीके से उसके रीजन को कम करेंगे तो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो जो क्राइटेरिया होगा वो ओनली फॉर हम एनएसयू के अंदर एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। Then next, reduce the chance of the additional alteration availability of the on mean set time, ठीक है, और इसी के अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन होता है वो जब किसी नॉर्मल वार्ड के अंदर होता है, यदि कॉमन वार्ड के अंदर रहेगा तो किसी इसकी प्रॉब्लम है वो उसको आ जाएगी, और किसी और की प्रॉब्लम वो किसी और को चली जाएगी, या फिर उसको कुछ और प्रॉब्लम थी उसी के साथ में दूसरी और प्रॉब्लम भी जुड़ गई, तो ये जो एडिशनल प्रॉब्लम होती है वो उसके अंदर होने का चांस कम होता है, क्योंकि इंडिविजुअल जो एनएसयू के अंदर अच्छी तरह से सेफ्टी होती है वो मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा कि किसी पर्सन को मल्टीपल जो फैसिलिटी जरूरत होती है, किसी को ऑक्सीजन थेरेपी की भी जरूरत होती है, वेंटिलेटर का भी जरूरत होता है, पेरेंटल जो ट्यूब डालकर उसको ट्रैकियोस्टोमी का भी जरूरत होता है, तो सारी फैसिलिटी ऑन द स्पॉट एक ही कमरे के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, वो कहाँ पे रहेगी, एनआईसीयू के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो इसी की वजह से एनआईसीयू के अंदर केयर देने का ये इसके अंदर गोल इसके अंदर रहेगा। इस गोल को अचीव करने के लिए न्यूबॉर्न बेबी को हम एनआईसीयू के अंदर उसको एडमिट करना प्रेफर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, फैसिलिटी इन द एनआईसीयू, ठीक है। तो एनआईसीयू के अंदर जो फैसिलिटी का क्राइटेरिया उसके अंदर क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो फैसिलिटी रहेगी वो दो टाइप की रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उसका जो स्टाफिंग पैटर्न उसके अंदर क्या क्या रहेगा, दूसरा रहेगा अबाउट द फिजिकल सेटअप, मतलब उसका जो स्ट्रक्चरल वो व्यू उसके अंदर कैसा होना चाहिए, उसका जो डिजाइन फ्रेमवर्क होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल सेटअप हम बात करेंगे तो 100 स्क्वायर फीट एरिया फॉर ईच चाइल्ड, ठीक है, मतलब जो ईच एंड एवरी जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसके लिए जो कितना एरिया कवर है उसके अंदर होना चाहिए द 100 स्क्वायर फीट, ठीक है।
बेड, ठीक है, मतलब जो बेड रहेंगे तो उन बेड के गैप के अंदर 6 फीट का उसके अंदर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट 12 to 16 वोल्टेज ऑफ द फ्लो, ठीक है, मतलब जो 12 से 16 वोल्टेज का करंट, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता चाहिए वो उसके अंदर जो फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 to 3 ऑक्सीजन आउटलेट, ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन देने के लिए तो 2 से 3 जो उसके अंदर ऑक्सीजन आउटलेट उसके अंदर अवेलेबल होने चाहिए। देन नेक्स्ट 2 to 3 सक्शन आउटलेट, ठीक है, और 2 से 3 उसके अंदर सक्शन आउटलेट मतलब जो सक्शन मशीन के द्वारा जुड़ी हुई जो ओपनिंग होनी चाहिए, कनेक्शन वो उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट हैंड वॉशिंग पैन, ठीक है, मतलब हाथ धोने का जो बेसिन रहेगा वो उसके बाद बेसिन होना वो उसके अंदर रहना चाहिए। कलर कोडिंग होना चाहिए वॉल का, वो वॉशेबल जो व्हाइट कलर का जो ऑयल पेंट होता है वॉशेबल उस टाइप का जो व्हाइट कलर का वॉल उसके अंदर एनएफसी के अंदर होना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स मींस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन उसका स्टोरेज अच्छे से, ठीक है, और स्टेरिलिटी जो सीएस डिपार्टमेंट से उसका कनेक्शन उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। कैंप लाइटिंग फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा यदि लाइट का फ्लक्चुएशन मतलब जो लाइट होती है वो यदि ऑन ऑफ हो जाती है तो उसके अंदर उसको जनरेटर का फैसिलिटी भी वो उसके फिजिकल क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा द फिजिकल सेटअप ऑफ द एनआईसीयू। ओके, तो एनआईसीयू के जो फिजिकल सेटअप के अंदर जो फिजिकल जो सेटअप हमने उसके अंदर डिस्कशन किए थे। नेक्स्ट वन रहेगा द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका जो मैनेजमेंट, उसका जो डिपार्टमेंट का जो उसके अंदर जो मैनेजमेंट का सेटअप, उसके अंदर स्टाफिंग पैटर्न वगैरह उसके अंदर उसको हैंडलिंग करने वाले उनका जो पैटर्न होगा वो किस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो वो फॉलोइंग जो डिपार्टमेंट में जो हेल्थ स्टाफ वगैरह वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। तो ये फॉलोइंग उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका जो मैनेजमेंट या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जो स्टाफिंग पैटर्न उसके अंदर ये इस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो उसी के अंदर जो मेडिकल ऑफिसर मतलब जो स्पेसिफिक जो डॉक्टर रहेगा, ठीक है, जो स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट से बिलोंगिंग करने वाला उसकी जो स्पेशलिटी होगी, जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, पीडियाट्रिशियन होगा बच्चों के लिए। तो एनआईसीयू के अंदर जो पीडियाट्रिशियन या फिर जो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑर्थोपेडिक्स वगैरह तो वो डॉक्टर किसी स्पेशलिटी से बिलोंगिंग करता हुआ रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स रहेंगे मतलब जो केयर वगैरह रहेगी या फिर जो डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं उनको असिस्टेंस के फॉर्म के अंदर जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो उनके अंदर जो स्टाफ पैटर्न के अंदर वो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अदर द पर्सनल्स मतलब इसके अलावा अदर जो हेल्थ केयर जो मेंबर्स रहेंगे उसके अंदर लैब टेक्नीशियंस रहेंगे, बायोमेडिकल जो मैनेजमेंट होता है, वेस्ट मटेरियल जो एनआईसीयू से निकलता है उसको मैनेजमेंट करने वाले तो उनको हैंडलिंग करने वाला उस डिपार्टमेंट के पर्सन रहेंगे। लैबोरेटरी टेक्नीशियन मतलब जो लैब एक्सरे डिपार्टमेंट अदर जो डिपार्टमेंट ब्लड टेस्टिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो सैंपलिंग करने का काम जो स्पेसिफिक उन पर्सन के द्वारा हैंडलिंग किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द रेडियोथेरेपी मतलब जो रेडियोथेरेपी जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे डिपार्टमेंट वगैरह, अल्ट्रासोनोग्राफी, तो ये सब जो डायग्नोस्टिक जो इवैल्यूएशन के जो तरीके होते हैं उनके लिए भी अदर हेल्थ केयर मेंबर्स वो भी एनआईसीयू के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। देन नेक्स्ट 4th ग्रेड स्वीपर्स मतलब 4th ग्रेड जो स्टाफ पैटर्न मतलब जो वार्ड बॉय या जो क्लीनर्स वगैरह जो स्वीपर वगैरह रहेंगे तो वो भी इसके मैनेजमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के अंदर इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। इसके अलावा जो एजुकेशनल प्रोग्राम यूनिट, ठीक है, इसके अलावा जो एजुकेशनल जो प्रोग्राम यूनिट मतलब इसके अंदर जो इंडिविजुअल जो पर्सन जो अवेयरनेस या फिर उसके अंदर जो अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए या फिर जो इंफॉर्मेशन देने के लिए जो प्रोग्राम वगैरह उसके अंदर लॉन्च किए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो उनके लिए एक जो पर्सनल जो यूनिट होती है और उससे रिलेटेड जो स्टाफिंग पैटर्न होता है जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह या फिर अवेयरनेस करने के लिए जो ये बोर्डिंग्स वगैरह जो लगाने के काम उसके अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो वो एजुकेशनल प्रोग्राम यूनिट के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं वो भी उसके एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा
द उसका जो क्राइटेरिया मतलब एनआईसी का जो फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप होगा वो इस टाइप का उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ओके, द नेक्स्ट हेडिंग रहेगा द प्रिपरेशन एंड द एडमिशन क्राइटेरिया इन द एनआईसीयू। ठीक है, तो एनआईसीयू के अंदर इंडिविजुअल जो इन्फेंट जो चिल्ड्रन जो न्यूबॉर्न रहेगा तो उसका एडमिशन का और उससे पहले क्या प्रिपरेशन होगी उसको एडमिशन करने के पहले, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एज द फॉलोइंग प्रिपरेशन और द एडमिशन क्राइटेरिया रहेगा वो इस टाइप का उसके अंदर रहेगा। ठीक है, उससे पहले रहेगा द वार्म द एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड जो प्रिपरेशन की जाएगी, जैसे न्यूबॉर्न का जो एनवायरमेंट होता है वो प्रेगनेंसी के अंदर जो बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो उसका एनवायरमेंट होता है वो थोड़ा बाहर में होता है। ठीक है, उसी तरीके से हमको बाहर का एनवायरमेंट होता है वो उसका टेम्परेचर थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो इससे उसको हाइपोथर्मिया वाली जो प्रॉब्लम उसके अंदर हो सकती है। इससे पहले जो एनआईसीयू का एनवायरमेंट होगा वो उसको प्री वार्म उसका जो हीटर्स है उसको वार्म किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वेल हाइजीन। ठीक है, उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर्सनल्स के द्वारा सारे आर्टिकल्स या फिर जो हर फ्लोर वगैरह बेड वगैरह उसको क्लीन तरीके से हाइजीनिक होगा वो एनवायरमेंट वो मैनेज किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट एडिक्वेट लाइटिंग, उसके अंदर जो लाइटिंग फैसिलिटी उसके अंदर अच्छी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि जो माइनर से बहुत सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि बच्चों का वेट मिलना बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, इसके अलावा अदर जो प्रोसीजर्स वगैरह सक्शनिंग वगैरह या फिर जो ट्रैकियोस्टोमी वगैरह प्रोसीजर करने के लिए इफेक्टिव लाइटिंग सोर्स होना चाहिए, वो उसके अंदर अच्छी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। The next प्रीपेड द रिससिटेशन ट्रॉली। ठीक है, और इससे पहले जो इमरजेंसी जो ट्रॉली रिससिटेशन का प्रोसेस एप्लीकेबल करने के लिए उससे पहले उसका ट्रॉली होगा वो इमरजेंसी के अंदर हमको प्रिपेयर करके रखते हैं। उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, सारे जो मेडिसिन, जो सारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमको पहले से अरेंज करके एक ट्रॉली होती है, एक जो ट्रे होती है वो हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, द नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ द प्रीवियस ट्रीटमेंट। ठीक है, उससे पहले की जो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री उसका जो ट्रीटमेंट उसको पहले मिल चुका है एनआईसीयू के अंदर जो एडमिट होने से पहले। ठीक है, तो उसका पूरा लेखा मतलब उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, और द ऑक्सीजन एंड द सक्शन अपैरेटस। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीजन जो अपैरेटस या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर खाली तो नहीं है, तो पहले से हमको एंश्योर जो मतलब श्योर करके रखना है कि हाँ ये भरा हुआ है, पेशेंट आते हम उसको अवेलेबल करवा सकते हैं। ठीक है, सक्शन मशीन है वो उसको अरेंज करके रखना है, क्या वो अच्छी से है, इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज उसको प्लग डालने की जगह है। ठीक है, वोल्टेज अच्छी तरह से आ रहा है। ठीक है, क्या वो वर्किंग कंडीशन के अंदर है, प्रेशर जो नॉर्मली सेटअप हो सकता है, तो ये सब हमको उसके अंदर मैनेज करके रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट मेंटेन द वाइटल साइंस। ठीक है, मेन उसके अंदर ये रहेगा प्रिपरेशन के दौरान वाइटल शीट को मेंटेन करके रखना है, टाइम टू टाइम रेगुलरली उसका एडमिशन के दौरान हमको ये सब उसको मैनेज करना है। ठीक है, स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स एज अ डायग्नोसिस बेस। ठीक है, और उस पर्सन की जैसे कि उसको जैसे प्रॉब्लम है उसके बेसमेंट के ऊपर उसकी जो डायग्नोस्टिक जो ट्रे या फिर उससे रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमको पहले से रेडी करके हमको रखने होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट कलेक्ट द मैटरनल एंड द प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है, मतलब जो मदर के रिलेटेड जो हिस्ट्री है, मतलब मदर का नेम, मदर का एज। ठीक है, और जो मदर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह या फिर उसका जो हस्बैंड से रिलेटेड जो उसका डिस्कशन वगैरह होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे जो हिस्ट्री होगी वो उसके अंदर ली जाएगी। प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक्स हिस्ट्री मतलब जो प्रीवियस जो प्रेगनेंसी हुई थी उससे रिलेटेड कोई हिस्ट्री उसके पास में है क्या, उससे पहले कुछ उसको प्रॉब्लम हुई थी या फिर कोई अदर कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है। ठीक है, तो वो उसके अंदर प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रेजेंट प्रेगनेंसी हिस्ट्री। ठीक है, मतलब प्रेजेंट के अंदर प्रेगनेंसी की हिस्ट्री मतलब बच्चा हुआ और लेबर का टाइम पीरियड कितना था। ठीक है, उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ। ठीक है, बेबी होता है वो इस टाइप का हुआ, तो ये सब उसके अंदर प्रेजेंट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री उसके अंदर उसको दी जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट लेबर और टाइप एंड डिलीवरी मतलब डिलीवरी होगी वो किस टाइप की हुई, बेबी है वो किसके अंदर जो सिफालिक प्रेजेंटेशन हुआ। ठीक है, जो सबसे पहले उसका सील बाहर आया, पैर जो ब्रीज प्रेजेंटेशन हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हुआ या फिर तो बहुत ही लेट जो प्रेगनेंसी उसके अंदर डिलीवरी हो सका। ठीक है, तो ये सब लेबर और जो डिलीवरी के टाइम से रिलेटेड है उसके अंदर उसकी हिस्ट्री उससे ली जाएगी। ठीक है,
जानने के लिए आपका एक स्कोरिंग की जो सिस्टम होता है, मतलब बच्चा डिस्ट्रेस के अंदर है या नहीं, वापस से जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, तो उसका जो क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करने के लिए आपका स्कोरिंग होगा वो उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अप्लाई द आइडेंटिफाइबल लेबल। ठीक है, उसमें जो भी हमने असेसमेंट उसके ऊपर एप्लीकेबल किया है, जैसे कि पिंक कलर का बैंड होता है वो गर्ल्स जो फीमेल चाइल्ड होता है उसको बांधा जाता है, अब ब्लू कलर का लेबल होता है वो मेल जो चाइल्ड होता है उसको एप्लीकेबल करवाया जाता है। तो उसके ऊपर उसका बच्चे का नाम यदि दिया है तो वो यदि उसकी मदर का नेम या उसको मदर का रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और बच्चे का जो कंडीशंस वगैरह वो उसके ऊपर राइट डाउन करता है, जिससे कि हमको आइडेंटिफाई हो सके कि ये उसका बच्चा है, ये किसी और का बच्चा है। ठीक है, तो उसके अंदर कंफ्यूजन, उसके अंदर मिसकॉन्सेप्ट होता है वो अराइज नहीं हो सके। ठीक है, देन नेक्स्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मैनेजमेंट, मतलब उसके अंदर मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब रहेगा उसकी जो बॉडी की फिजिकल क्राइटेरिया, जैसे कि उसका वेट, उसका हाइट, उसका हेड सर्कमफ्रेंस, उसका चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, उसका जो आर्म सर्कमफ्रेंस, उसका वेट, उसके जो फंडामेंटल्स या फिर जो बर्थ के जो डिफेक्ट वगैरह होते हैं, तो वो सब उसके अंदर पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, वो उस क्राइटेरिया उसके अंदर उसको असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट ये सब जो क्राइटेरिया लेने के बाद में इसी का ही रिकॉर्ड कीपिंग किया जाएगा, मतलब उसको रिकॉर्ड के इंफॉर्मेशन के लिए उस रिकॉर्ड बुक के अंदर उसको राइट डाउन किया जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये रहेगा द प्रिपरेशन एंड द एडमिशन क्राइटेरिया इन द NICU डिपार्टमेंट। ओके, देन नेक्स्ट वन रहेगा द लेवल ऑफ द केयर। ठीक है, मतलब जो NICU के अंदर जो केयर का जो लेवल रहेगा, मतलब अलग अलग जो कंडीशंस वगैरह रहेगी, तो उसके अंदर केयर का जो प्रोसेस रहेगा वो डिफरेंट उसकी कंडीशन का अकॉर्डिंग उसका जो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसमेंट के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो उसी के अंदर जो लेवल फर्स्ट रहेगा, लेवल फर्स्ट के अंदर जो केयर का टाइप रहेगा द नॉर्मल न्यूनेटल केयर। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट लेवल के अंदर रहेगा कि ऐसा जो न्यूबॉर्न बेबी जो नॉर्मल स्टेबल कंडीशन के अंदर है, ज्यादा स्ट्रेस वाली कंडीशन नहीं है, बर्थ होने के बाद में उसको NICU के अंदर उसको रखा जाता है। ठीक है, और उसको सुपरविजन किया जाता है कि कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं। ठीक है, जो बड़े जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको स्टेबल है या नहीं है, तो उसको चेकअप करने के लिए उसको पोस्ट नेटल टाइम पीरियड के बाद में उसको NICU के अंदर रखते हैं, उनका सुपरविजन किया जाता है, उनका चेकअप किया जाता है क्या उनकी कंडीशन नॉर्मल तो है। ठीक है, फिर वापस चेकअप करने के बाद में यदि नॉर्मल होते हैं तो उनको इमीडिएट केयर, मतलब ऑन द स्पॉट बर्थ होने के बाद में हर चाइल्ड को देने वाली जो केयर होती है वो इमीडिएट केयर होती है, वो उनको दी जाती है। इसके अलावा तो रूटीन उनकी जो केयर होती है वो उनके ऊपर एप्लीकेबल की जाती है, और वो जो पेरेंट्स वगैरह होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेबी इज स्टेबल, इट इज नॉर्मल, यू कैन गो टू होम एंड प्रोवाइड द इफेक्टिव केयर एंड एडवाइस फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। ये सब जो क्राइटेरिया रहता है वो उनको एप्लीकेबल करवाया जाता है। देन नेक्स्ट वन रहेगा लेवल सेकंड। ठीक है, तो सेकंड लेवल का रहेगा, तो लेवल सेकंड के अंदर रहेगा कंडीशंस रहेगा द स्पेशल नर्सिंग केयर। ठीक है, तो स्पेशल नर्सिंग केयर का मतलब द चाइल्ड नॉट इन द स्टेबल कंडीशन, मतलब जो न्यूबॉर्न जो कंडीशंस होता है तो उसके जो प्रेगनेंसी के अंदर उसका डेवलपमेंट, उसका जो मैच्योरेशन होता है या फिर उसका जो फिजियोलॉजिकल उसका जो फंक्शन होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, उस डिजीज वगैरह नहीं है, बट फिर भी उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जितना जो नॉर्मल जो चिल्ड्रंस का होना चाहिए वो उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर उसके अंदर बहुत ही इमेच्योर टाइप का होता है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा इंटरनल लाइफ के अंदर, मतलब जो बर्थ होने के बाद में वो स्टेबल नहीं रह सकता, उस एनवायरमेंट के अंदर वो जीवित नहीं रह सकता, तो वो ऐसी कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है। ठीक है, द चाइल्ड नॉट इन द स्टेबल कंडीशन एज प्री टर्म और द लो बर्थ वेट चाइल्ड, LBW जो चाइल्ड होता है, या फिर जो प्री मैच्योर या फिर जो प्री टर्म जो चाइल्ड होता है उनके लिए, या फिर जो लार्ज फॉर द एज बेबी, मतलब उसके जो प्रेगनेंसी के एज के अकॉर्डिंग वो बहुत ही लार्ज जो बेबी रहता है, या फिर जो उसको कुछ ब्रीदिंग पैटर्न का उसके अंदर फिजियोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम वगैरह रहती है, तो वो ऐसे चिल्ड्रंस के लिए उनको लेवल सेकंड टाइप की जो केयर फैसिलिटी होती है वो उसके अंदर इंक्लूडेड की जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन रहेगा द थर्ड वन जो ये रहेगी अबाउट द लेवल थर्ड द इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट का मतलब बहुत ही क्रिटिकल तरीके से ज्यादा उनके ऊपर फोकस किया जाएगा कि उस बेबी को बहुत ही डेंजरियस वाले उसको कुछ बीमारी लग गई
और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही उसके अंदर जरूरी है, ठीक है। उसके अंदर बहुत ही सीवियरिटी वाले जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटेंस का मतलब होगा बहुत ही सीवियर टाइप के, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस वाले कंडीशन उसके अंदर रहती है, ठीक है। द चाइल्ड हैविंग एनी डिजीज कंडीशन नीड द स्पेसिफिक केयर अंडर सुपरविजन, और उसको सुपरविजन के अंदर स्पेसिफिक केयर का उसके अंदर जरूरत रहता है, तो वो उस क्राइटेरिया उसके अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ये रहेगा अबाउट द लेवल ऑफ केयर इन द एनएक्स, ठीक है। तो इसी के साथ में जो 6 यूनिट का पोर्शन होता है वो कंप्लीटेड होता है।